का कोई सबूत नहीं। मेरे बड़े भाई अशोक भैया बोले कि निशिकांत जी भागने का नहीं, तो मैं अपने बड़े भैया को बताना चाहता हूँ कि हम दीपक भैया को बताना चाहता हूँ कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। हम भागने वाले नहीं, भगाने वाले हैं, भगाने वाले हैं। शुक्रिया। और आज मैं दानवीर कर्ण की इस पवन धरती पर खड़े हो गए, अपने तिलक मांझी की जन्मभूमि पे खड़े होकर, विक्रमशिला की इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर मैं इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और जन आशीर्वाद कार्यक्रम में आए हुए जितने भी हमारे गार्जियन हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और हमारी जितने भी माताएं हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अपने भाई बहनों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और इस मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जितने भी हमारे गार्जियन हैं, इन सभी को मैं एक एक को मैं प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। साथियों, आज आपका बेटा निशिकांत सिन्हा, आपका भाई, आपका साथी फिर से आप लोगों के बीच मौजूद है। और मैं जहां पे भी जाता हूं, चाहे वो नवादा हो, नालंदा हो, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वो अरवल हो, चाहे वो सहरसा हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो लखीसराय हो, चाहे वो शेखपुरा हो, चाहे वो भागलपुर हो, आप लोगों ने इस बेटे को, इस भाई को आपने अपना बहुत प्यार दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से एक बार फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ आप लोगों से बातें करना नहीं है, और ना ही तो यहाँ आने का मकसद मुझे सिर्फ भाषण देना है। यहाँ आने का मकसद एक संकल्प साझा करना है, और यह संकल्प जो है अपने समाज को एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनाना। और यह संकल्प है कि जिस राज्य में मैं पैदा हुआ उस राज्य को एक मजबूत और एक विकसित राज्य बनाना। और यह संकल्प है कि हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना। और यह संकल्प है कि अपने 90% लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी दिलाना। साथियों, मैं आज उस बदलाव की बात करने आया हूँ जिसका सपना हम सबने देखा है। और यह सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, यह सपना हर उस बिहारी का है जिसने इस भूमि में जन्म लिया और जिसने इस धरती को अपना कर्मभूमि बनाया। यह सपना हर उस बिहारी का है जो इस बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहता है। और यह सपना उस बिहार का है जब कभी हमारे सम्राट अशोक ने इस धरती को एक स्वर्णिम धरती बनाया था। और यह सपना उस बिहार का है जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धरती को एक गौरवशाली धरती बनाया था। और यह सपना उस गौतम बुद्ध का है जब इस बिहार को ज्ञान और शिक्षा की भूमि बनाया था। आज फिर से आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा इस धरती को एक गौरवशाली और एक स्वर्णिम धरती बनाना चाहता है। और फिर से इस धरती को आपका बेटा, आपका भाई ज्ञान और शिक्षा की धरती बनाना चाहता है। साथियों, आप जैसा जानते हैं कि बिहार के हर घर में एक सपना पलता है, और वह सपना है आत्मसम्मान से जीने का, और वह सपना है अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने का, और वह सपना है अपने मिट्टी में ही अपने पहचान बनाने का। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारे बच्चे को दिल्ली और कोटा जैसे शहरों में बेहतर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। हकीकत क्या है कि हमारे भाइयों को अपने रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन करना पड़ता है। क्या हमारा बिहार वही बिहार है जिसकी हम कल्पना करते हैं? जिस गौतम बुद्ध ने इस बिहार को शिक्षा और ज्ञान की भूमि बनाया था, आज इसी बिहार के लोग खुद अपने ही शिक्षा और अपने ही ज्ञान के लिए तरस रहे हैं। साथियों, यह बिहार बदलने की जरूरत है, यह राजनीति बदलने की जरूरत है, और यह सत्ता बदलने की जरूरत है। साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग उस विरासत से आते हैं जिसने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक को जन्म दिया, जिससे पूरे मगध ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि आधे दुनिया पे अपना नेतृत्व किया, अपना शासन किया। हमारी विरासत
मौर्य और सम्राट अशोक जैसे लोगों का है जिन्होंने पूरे देश में अपना नेतृत्व किया। लेकिन आज उसी विरासत का वंश और उसी विरासत का अंश आज अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसी विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया का नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंश और आज उन्हीं समाज का अंश अपने ही हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा है। साथियों, हमें अपने विरासत को बचाना होगा, हमें अपने पूर्वजों के दिए हुए धरोहर को बचाना होगा। आज हमें खुद को पहचानने की जरूरत है कि हमारे समाज ने ऐसे ऐसे महान लोगों को जन्म दिया। हमारे समाज ने गौतम बुद्ध जैसे लोगों को जन्म दिया जिनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। हमारे समाज ने सम्राट अशोक जैसे महान शासक को जन्म दिया जिनसे बड़ा कोई शासक नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश हम शासक नहीं, शोषित बने हुए। जिस समाज ने चंद्रगुप्त जैसे राजा को जन्म दिया, आज उन्हीं समाज का वंश और उन्हीं समाज का अंश राजा नहीं बल्कि रंक बने हुए हैं। ये हम लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। जिस सम्राट अशोक ने हमारे समाज को इस धरती का शेर बनाए थे, आज इस सत्ताधारियों ने, आज इस नेता ने इस धरती के शेर को पिंजरे का शेर बना रखा है। हमें 2 वक्त का रोटी तो देते हैं लेकिन हमारे अधिकार को छीन लिए हैं। हमें 2 वक्त का खाना तो देते हैं लेकिन हमें विकास से दूर रखा गया है। साथियों, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है और फिर से वही स्वर्णिम समय और गौरवशाली समय लाने की जरूरत है। इस राज के सत्ता में बैठे लोग सिर्फ कुशवाहा समाज को नहीं बल्कि जितने भी 90% लोगों के समाज है वो सबको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सभी लोगों को भली भांति पता है। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि आज कुशवाहा समाज को इस सत्ता में बैठे लोग सिर्फ एक हमें बंदर बनाकर रखे हैं। बंदर और मदारी का आप लोगों ने खेला जानते होंगे कि मेहनत जो मदारी होता है वो सारी का सारी मेहनत बंदर से करवाता है। पूरे दिन वो बंदर से नचवाता है और बंदर को उसके बदले 2 से 4 मूंगफली का दाना दे देता है और उसका जो फल होता है वो मदारी को लेता है। आज कुशवाहा समाज को भी इस सत्ताधारियों ने हमें बंदर बनाकर रखा है और हम लोग से मेहनत करवा रहा है और उसका मजा मदारी ले रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इन मदारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मदारियों का नाम सम्राट अशोक ही सर्कस रखा गया था और आज फिर से निशिकांत सम्राट अशोक को जिंदा करने के लिए आ गया है। फिर से आप लोगों के बीच आ गया है। अब हम मदारी नहीं और हम बंदर नहीं बल्कि सम्राट अशोक के नाम से जाने जाएंगे। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आखिर मेरे जैसे युवा को, एक बिजनेसमैन को आखिर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई। आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप सभी लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा है। तो आज मैं आप लोगों को अपने दिल की बात, अपनी मन की बात बता सकता हूँ। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था और ना ही तो कभी मेरी कोई इच्छा नहीं है राजनीति में आने की। मैं पिछले 20 वर्षों से अपना बिजनेस कर रहा था और एक कठिन संघर्ष करने के बाद, एक कठिन मेहनत करने के बाद मैंने बिजनेस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मेरा भी एक सपना था कि मैं भी इस देश का एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं और लोग मुझे भी इस देश में टाटा, अंबानी और बिरला के जैसा याद रखें। लेकिन जैसे जैसे मैं समाज के करीब आता गया, जैसे जैसे मैं समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे यह एहसास हुआ कि जहां मेरे जैसे युवा, जहां मेरे जैसे समाज का बेटा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वही मेरे जैसे बेटा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी कौन काम करे। साथियों, कोई भी समाज सिर्फ शिक्षा से मजबूत नहीं हो सकती है। शिक्षा और राजनीति
अगर एक पहिया मजबूत है, दूसरा पहिया अगर मजबूत नहीं है, तो जैसे साइकिल नहीं चल पाती है, वैसे ही अगर हमारा समाज शिक्षा के साथ साथ अगर राजनीति में भी मजबूत नहीं होगी, तो हमारा समाज विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों के बीच में अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने बिहार को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को एक सशक्त समाज बनाने के लिए और अपने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आप लोगों के बीच आया हूं। और आगे का मकसद सिर्फ समाज सेवा ही नहीं होता है, और समाज सेवा का मतलब सिर्फ राजनीति करना ही नहीं होता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। आज आप लोगों ने देखा है कि आज हमारे समाज इतना हाशिए पे क्यों चला गया। हमारे दीपक भैया ने बोले, ऐसे ही बोले कि हमारे समाज से कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि जो जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज को नेतृत्व कर सके। 50 सालों में हमारे समाज का कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है कि जो निस्वार्थ भावना से अपने समाज का सेवा करे। और जब तक आप निस्वार्थ भावना से अपने समाज का सेवा नहीं करेंगे, अपने राष्ट्र का सेवा नहीं करेंगे, तब तक ना तो समाज का विकास होगा, ना तो राष्ट्र का विकास होगा। लोग बोलते हैं कि आखिर शिकार मिला तो कुछ तो मतलब होगा कि अपना बिजनेस, अपना परिवार छोड़कर आप लोगों के बीच आया। सही बात है, मेरा भी इसमें स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि जब मैं भी जाऊं, जब मैं भी इस दुनिया से जाऊं, तो जैसे सम्राट अशोक का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, जगदेव बाबू का फोटो लगा हुआ है, उन्हीं के बगल में मेरा भी फोटो लगाया है। ये मेरा भावना है, यही मेरा स्वार्थ है। इसी स्वार्थ के लिए मैं अपने परिवार, अपने बिजनेस को छोड़ कर आया कि मेरे जाने के बाद इतिहास के पन्नों में मेरा भी नाम एक सुनहरा अक्षर से लिखा गया। यही मेरा स्वार्थ है। और मैं जो भी आया हूँ, ये योजना लेके आया हूँ, एक प्लान लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उठा और चला आया। मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। जब कोई इंसान मजबूत होता है तो सोचता है कि पहले अपना परिवार को मजबूत करूं, फिर अपना समाज को मजबूत करूं, फिर अपना राष्ट्र को मजबूत करूं। और मैं भी वही किया। जब ऊपर वाले ने, जब भगवान ने मुझे कुछ दिया, तो मुझे लगा कि मुझे अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मुझे अपने समाज को मजबूत करना चाहिए। और फिर मुझे लगा कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ उस राष्ट्र को भी मजबूत करना चाहिए। और समर्थन मिला और आप लोगों का साथ मिला, तो मैं सुनिश्चित करता हूं कि आने वाले समय में मैं अपने समाज को एक मजबूत समाज बनाकर रहूंगा और अपने राज्य बिहार को एक विकसित राज्य बनाकर रहूंगा। और अगर आप लोगों का समर्थन मिला और हम सत्ता में आए, तो मैं समाज ही नहीं, पूरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊंगा। और मेरा पहला योजना यही है कि बिहार के हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार देना। यह संभव नहीं है कि मैं हर किसी को सरकारी नौकरी दूंगा, लेकिन यह संभव जरूर है कि मैं हर किसी को प्राइवेट नौकरी दे सकता हूं। मैं पिछले 20 सालों से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं। मुझे पता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे लगाई जाती है। मुझे पता है कि लघु उद्योग कैसे लगाई जाती है। मुझे पता है कि एमएनसी कंपनियां कैसे लगाई जाती है। अभी 2 दिन पहले हमारा लखीसराय में प्रोग्राम था, तो हमारे मीडिया के भाइयों ने, बशीर भाई और रवि भाई ने पूछे कि सर कहीं आप भी ऐसा जुमलेबाजी तो नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं कि आप घर घर में रोजगार देंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप भी जुमलेबाजी देंगे। हर घर में रोजगार देना कैसे संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है। मैं आप लोगों से भी पूछता हूं, कभी महाराष्ट्र के व्यक्ति को, कभी मराठी लोगों को बिहार में नौकरी करते हुए देखा है क्या? कभी गुजराती को बिहार में नौकरी करते हुए देखा है क्या? कभी मराठी को दिल्ली में नौकरी करते हुए देखा है क्या? नहीं। इसका मतलब जितने भी मराठी हैं, जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं, उतना जॉब वहां पे उपलब्ध है, इसलिए वो अपने राज्य को छोड़ करके नहीं जा रहे। जितने भी गुजराती हैं, उनको गुजरात में जॉब उपलब्ध है, इसलिए वो गुजरात छोड़कर नहीं जा रहे। तो जो काम गुजरात में हो सकता है, जो काम महाराष्ट्र में हो सकता है, वो काम बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? ये सिर्फ आपको सोच बदलने की जरूरत है।
और बिहार में पलायन इसलिए हो रही है, जब से मैं पैदा हुआ इन 40 सालों में मैंने 40 कंपनियां भी लगते हुई नहीं देखी है बिहार में। कैसे बिहार का विकास होगा आप लोग बताइए। अगर साल में एक कंपनियां भी लगाई जाती तो मेरी 40 साल की उम्र में कम से कम मैं अपने जीवन में 40 कंपनियां को देखता, लेकिन 40 साल में 40 कंपनियां क्या 4 कंपनियां भी नहीं लगाई गई है। एक सुई की कंपनी तक नहीं यहाँ पे लगाई गई है। और जिस विक्रमशिला, जिस भागलपुर को सिल्क सिटी माना जाता था, इस सत्ताधारियों ने इस सिल्क सिटी को साइलेंट सिटी बना दिया गया। कैसे हमारा बिहार का विकास होगा? क्या यहाँ कंपनियां नहीं लगाई जा सकती है? सवाल हुआ है। बिल्कुल लगाई जा सकती है। आज कोई भी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहां पे उस जिला का कोई प्रोडक्ट फेमस ना हो। आज भागलपुर देख लीजिए, सिल्क सिटी। अगर हम गुजरात की बात करें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, सूरत को टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। सोचने वाली बात क्या है कि सूरत में जो साड़ियां बनती है, वो साड़ियां पहनने वाली कौन है? हमारी बहनें, हमारी माताएं। और उस टेक्सटाइल कंपनी में कौन काम करने वाला कौन है? हमारे बिहारी भाई। लेकिन मालिक कौन है? तो गुजराती। क्या ये फैक्ट्री हम बिहार में नहीं लगा सकते हैं? जब हमारा भाई ही काम करेगा और हमारी बहनें ही उस साड़ी को पहनेगी तो हमारा मालिक भी हमारा भाई क्यों नहीं होगा? कोई और क्यों होगा? क्या इस भागलपुर को हम सूरत जैसा सिटी नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? यहां तो जो कंपनियां 40 साल पहले आई थी, कितने सारे चीनी मिल, कितने सारे टेक्सटाइल कंपनी, सब में ताला लगा हुआ है। नई कंपनी को दूर की बात है। हमारे पास योजना है, हमें पता है कि कंपनियां कैसे लगाई जाती है, और मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकल रूप में मैं बता रहा हूं। जैसे आपको मैंने अभी सूरत का एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, जैसे मैंने आपको गुजरात का उदाहरण दिया, वो हर चीज बिहार में संभव है। तो मैं जैसे ही जब भी आप लोगों का समर्थन और सत्ता में मैं आऊंगा तो बिहार में मैं हर घर में एक बेटी को रोजगार देने का काम करूंगा। और मेरा दूसरा योजना कानून व्यवस्था को मजबूत करना। बिहार का विकास तभी संभव होगा जब बिहार में कानून का राज होगा, और डर का नाम सिर्फ कानून का होगा। आप लोगों ने देखा है कि आज अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि एक अपराधी बार बार गुनाह करते जा रहे हैं, और यहाँ सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को सजा देने की तो दूर की बात है, उन्हें पकड़ाने तक भी ना सही समझते हैं। जब तक कानून व्यवस्था को हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। आज कोई भी कंपनियां, ये सोचने की बात है, बजाय आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करती है। उसकी मेन वजह है कि यहाँ कानून व्यवस्था पूरा का पूरा खत्म है। कोई भी कंपनियां यहाँ पे 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचती है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले 1000 लोग उसके पास मांगने के लिए चले जाते हैं कि भैया मेरा प्रतिशत क्या, मेरा परसेंटेज क्या, मेरा कमीशन क्या। क्यों कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? तो अगर बिहार का हम विकास चाहते हैं और बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां को अगर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कानून व्यवस्था को ठीक करना होगा। इसलिए आज इतना सारे क्राइम बढ़ते जा रही है, और चाहे वो प्रॉपर्टी का क्राइम हो, चाहे हत्या का क्राइम हो, चाहे बालू का क्राइम हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो। जब तक आप कानून व्यवस्था, जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं कीजिएगा, बिहार में विकास होना मुश्किल है। और तीसरा जो मेरा योजना है वो शिक्षा का है। मेरा सपना है कि बिहार के भी बच्चे दूसरे राज्य के अपेक्षा में हमारे बिहार के बच्चे तेज हो। इसके लिए हमें स्कूल की व्यवस्था को ठीक करनी होगी। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की समानता को खत्म करना होगा, दोनों के अंतर को खत्म करना होगा, और हर स्कूल को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ना होगा। आज आप लोगों ने देखा है कि आगे बेरोजगारी जो इतनी बढ़ रही है,
इसकी वजह क्या है? तो इसका जो मेन वजह है वो एजुकेशन भी है। बिहार में जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनके पास डिग्रियां तो रहेगी, लेकिन उनके पास स्किल नहीं रहेगा। आप अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, अगर आप गुजरात की बात करेंगे, तो एक तरफ बच्चा ग्रेजुएट करता है और दूसरी तरफ उसे नौकरियां मिल जाती है। लेकिन वही बिहार का बच्चा एमए कर लेता है, बीए कर लेता है, लेकिन उन्हें 10,000 की नौकरियां नहीं मिलती है, क्योंकि उनके ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कभी भी काम नहीं होता है। तो जब तक हम कौशल्य पे, जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारा पलायन बढ़ता जाएगा और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। तो मैं ऐसा शिक्षा व्यवस्था को बनाऊंगा कि मिडिल स्कूल से मैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करूंगा, ताकि एक तरफ हमारा बिहार का बच्चा ग्रेजुएट करे और दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरी करे। और तीसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना। आप लोगों ने देखा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर कितना गिर गई। आज अगर हम जिला सदर अस्पताल की अगर बात करें, तो छोटी बीमारियों के लिए हमें पीएमसीएच जाना होता है, हमें एनएमसीएच जाना होता है, हमें एम्स जाना पड़ता है। अगर एक आज पथरी का भी इलाज करवाना होता है तो हमें एम्स और पीएमसीएच जैसा जाना पड़ता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिला स्तर पे ही, सदर अस्पताल में ही वो सारी आधुनिक व्यवस्था करवाया जाए, ताकि जिला का मरीज जिला में ही इलाज करवाए, ना कि उसे पटना जाने की जरूरत पड़े। और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी बिहारी, हमारे राज्य के कोई भी बिहारी बीमारी के अभाव में, इलाज के अभाव में या पैसे के अभाव में अपना दम ना तोड़े। इस तरह से मैं व्यवस्था करने का काम करूंगा। और मेरा अगला योजना पलायन को रोकना। पलायन तभी रुक पाएगा जब यहाँ पे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और जिला लेवल पे हम लघु उद्योग खोलने का काम करेंगे। आप जिस भी राज्य में आप विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, वहां हर जिले में कम से कम आपको 400-500 ऐसी कंपनियां मिलेंगे जहां पे लघु उद्योग का काम किया जाता है। आज हमारी महिलाएं काम करना चाहती है, पर उनके पास काम करने के लिए काम नहीं। पूरे दिन घर पे बैठे रहते हैं। हमारी महिलाएं के पास कोई भी काम नहीं। अगर इन्हीं महिलाओं को हम गांव लेवल पे, प्रखंड लेवल पे अगर लघु उद्योग खोलने का काम करेंगे, तो हमारा महिलाएं कितना आगे बढ़ेगी, उनको सम्मान भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। तो हम हर जिले में लघु उद्योग खोलने का काम करेंगे और यह संभव है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहां पे हम लघु उद्योग खोलने का काम नहीं कर सकते। जब गुजरात में संभव है, महाराष्ट्र में संभव है, तो महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा यहाँ बिहार में वैसे रिसोर्सेस है। हर जिला का कुछ ना कुछ फेमस है। जैसे मैंने बताया कि अभी खगड़िया ही आपका पड़ोसी जिला है, वहां पे दूध फेमस है, लेकिन कोई भी डेयरी का कंपनियां नहीं है। वहां की भुट्टे फेमस है, लेकिन किसानों को रखने का कोई स्टोरेज नहीं है। वहां पे मछली फेमस है, लेकिन कोई भी मत्स्य पालन नहीं किया जाता है। आप भागलपुर देख लीजिए, आप नालंदा देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, कहीं का आलू फेमस है, कहीं का प्याज फेमस है, तो कहीं आम फेमस है। आज आप बिहार में एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो पूरे इंडिया में हमारा फेमस हो। आज आपका पड़ोसी राज्य यूपी, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यूपी और बिहार की जो डेवलपमेंट है लगभग सेम है, लेकिन यूपी भी हमसे बहुत आगे है। आप बनारस चले जाइए तो बनारस की साड़ी फेमस है, लखनऊ चले जाइए तो वहाँ का चिकनकारी वो फेमस है, आप फिरोजाबाद चले जाइए तो वहाँ का चूड़ी फेमस है, आप कानपुर चले जाइए तो आप वहाँ का लेदर फेमस है, लेकिन बिहार नागन कुछ नहीं। तो यह संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर दूसरे राज्य में ये हो सकता है तो ये बिहार में भी हो सकता है। और मेरा अगला योजना किसानों को मजबूत करना। हमारे किसान, हमारे बिहार के किसान हमारी ताकत है, इनकी मेहनत ही हमारी रीढ़ है। लेकिन यहाँ के जो राज्य में सत्ता में बैठे हुए हैं वो किसानों पे कुछ भी देखने का काम नहीं करते। उनको सही मेहनत का, उनके फसल का सही उचित दाम भी नहीं मिल पाता। मैं जब भी सरकार में आऊंगा
तो किसान को ब्याज फ्री लोन देने का काम करूंगा और हर गांव में कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम करूंगा ताकि हमारे किसान की मेहनत और उनका फसल का उचित दाम मिल सके। और मेरा अगला योजना महिलाओं को मजबूत करना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं हमारी ताकत है और इनका रक्षा करना, इनका सम्मान करना, इनका रोजगार देना ये हमारा धर्म है। मैं हर महिलाओं के लिए मैं लघु उद्योग खोलने का काम करूंगा और इनको रोजगार देने का काम करूंगा और इनको सम्मान देने का काम करूंगा। और मेरा अगला उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक हम यहाँ पे कंपनियां को नहीं लाएंगे, जब तक हमारा बिहार एक विकसित बिहार नहीं बन पाएगा। हम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का काम करेंगे और जो जिला का जो प्रोडक्ट फेमस है उस प्रोडक्ट को देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का काम करेंगे ताकि किसान को उचित दाम मिले और हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। और मेरा अगला योजना पर्यटन को बढ़ावा देना। आप अगर दूसरे राज्यों की बात करें, आप यूपी चले जाइए, हर जिला में कुछ ना कुछ पर्यटन फेमस है। आप गुजरात चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा घूमने का चीज है। अगर हम सिर्फ बोध गया और राजगीर और नालंदा ये तीनों का ये 10 दिन का भी टूर अगर हम बेचें तो पूरे इंडिया में बिकेगी, लेकिन बिहार सरकार कभी भी इस पे कोई फोकस नहीं किया है। आज कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे घूमने का चीज नहीं। आज अगर भागलपुर की ही बात करेंगे, विक्रमशिला की ही बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गया और यहाँ जो जुड़कर आपका टेक्सटाइल जो कंपनियां, अगर आप इसको बड़े लेवल पे अगर आप लेके जाते हैं तो कितना सारा बिजनेस हमारा डेवलप होगा और कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे देखने को आएंगे। तो हमारा जो अगला योजना है कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बढ़ावा देना और हर जिला में आप सासाराम चले जाइए, वहां पे किला हजारों साल से बंद पड़ी हुई है। आप नालंदा चले जाइए, विश्वविद्यालय बंद पड़ी हुई है। जिस तरह से डेवलप करना चाहिए आज वो बिहार हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट में डेवलप नहीं हो रहा है, इसलिए आज हमारा बिहार इतना पीछे है। और मेरा अगला है कि जिस विरासत से हम आते हैं, हम जिनके वंशज हैं, सम्राट अशोक का एक पर्यटन स्थल बनाना पूरे नेशनल लेवल पे। मगध में हमारे सम्राट अशोक जन्म लिए हैं, लेकिन अगर सम्राट अशोक की बात किया जाए तो उनका एक स्टैचू तक नहीं है। बाकी आप जितने भी लोग देखेंगे, इनसे बड़ा कोई शासक नहीं हुआ है पूरे देश में और पूरे दुनिया में। सिर्फ एक ही इंसान है जिनको चक्रवर्ती का उपाधि दिया गया है। इनसे बड़ा आज तक ना तो शासक पैदा हुआ है और ना ही तो पैदा होगा, लेकिन उनके नाम पे एक छुट्टी तक नहीं देश में दी जाती है। और जितने भी लोग, ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, इसे मैं अकेला नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे कदम से कदम मिलाकर चले तो आने वाले समय में 2025 सिर्फ हमारा होगा और सिर्फ हमारा होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम जो अपनी विरासत को खो दिए हैं, हम जो अपने वंशज को खो दिए हैं, हम जो अपने पूर्वजों को खो दिए, उसको फिर से जिंदा करें। फिर से हम लोग एक मंच पर आए और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएं। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा, सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक का वंशज का होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। जब तक आप अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक आपका बेटा, आपका भाई सत्ता में नहीं आ पाएगा। और मैंने पहले भी कहा है
कि आपका बेटा, आपका भाई अपने लिए कुछ भी करने नहीं आया। अगर मैं 6 सालों से शिक्षा के ऊपर काम कर रहा था तो मेरा ना तो बेटा ना तो मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ने आती, लेकिन मैं समाज को अपना परिवार समझता हूँ, मैं अपना समाज को ही अपना भाई समझता हूँ, मैं अपना समाज को ही अपना गार्डियन समझता हूँ। इसलिए जो भी कर रहा हूँ मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, और ना ही तो मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक है। मैंने हमेशा बोला है अपने भाषण में कि मुझे कभी भी चुनाव लड़ने का शौक नहीं है। अगर मुझे राजनीति में आनी होती तो जितना मैं समय और जितना मेहनत और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए लगा रहा हूं, इससे कम समय में, कम मेहनत में मैं कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन कर लेता और राज्यसभा में चला जाता, राजनीति भी करता और अपना बिजनेस भी करता। लेकिन क्या हमारा समाज एक विकसित समाज बन जाता? हमारा समाज एक मजबूत समाज बन जाता? ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज से आज कुशवाहा की कोई नेता नहीं है। हर दल में हमारे कुशवाहा के लोग एमएलए हैं, एमपी है, लेकिन हमारा समाज आज भी वही हाशिए पे है जो 50 साल पहले था। हमारा समाज एक मजबूत समाज तभी बन पाएगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सम्राट अशोक के जैसा शासन कर पाएंगे। इसी के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने समाज के लिए आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो आइए इस संकल्प में मेरा साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम साबित करें कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। आने वाले समय में हम यह साबित करें कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। आने वाले समय में हम साबित करें कि हम वही जगदेव बाबू के अंश हैं। साथियों, अब समय बहुत कम है। आपको पता है कि 2025 में चुनाव होने वाला। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने समाज को मजबूत करना है। जब तक हमारा समाज नहीं मजबूत होगा, हम कोई भी क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाएंगे। मेरी लड़ाई किसी भी नेता से नहीं, मैं बार बार बोलता हूं। ना ही तो मेरी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से है, ना ही तो मेरी लड़ाई अपने समाज के कोई नेता से है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को मजबूत करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है, और मेरी लड़ाई बिहार को एक विकसित बिहार बनाने की लड़ाई है। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी बातों को विराम देता हूं। आज आप लोग मुझे सुनने के लिए आए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, और ना ही तो आपके सर को कभी झुकने दूंगा। आपका बेटा, आपका भाई निशिकांत सिन्हा आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय बिहार, जय सम्राट, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय जगदेव, जय कर्पूरी ठाकुर, जय कला, जय वीर। धन्यवाद।